नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ की जो हिंदी की जो कहानियाँ हैं, वह कहानियाँ हम देख रहे थे। उन कहानियों में भी हमने जब राजा निर्बंसिया जो कहानी थी, वह कहानी हम देख रहे थे। और वह कहानी राजा निर्बंसिया कहानी भी हमने लगभग वो अस्पताल से जब चंदा और जगपति आते हैं वहाँ तक हमने देखा था। और इसके आगे का जो भी भाग है का लंबी कहानी थी, इसलिए हम एक वीडियो में इसको समाप्त नहीं कर पाए थे। अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, यानी वह हल्की सरसराहट में, यानी वो चंदा की जो सांसों की सरसराहट आवाज़ थी, वह कमरे में जान डालने का काम कर रही थी। फिर उतने में अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका कौन, जगपति। कांपते पैर उसने ज़मीन पर रखे, यानी कांपते पैर जो है ज़मीन पर रखे। चंदा की खाट के पास पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। यानी चंदा की जो सांसें चल रही है और उन सांसों का जो आवाज़ आ रहा है, मानो उसमें जीवन का संगीत जो है गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। यानी वह उठा, वह मतलब जगपति उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा, यानी वह चंदा के चेहरे की तरफ एकदम मुक्त होकर देखता रहा। चंदा के बिखरे बाल, चंदा के बिखरे बाल जिसमें हाल के जन्मे बच्चे के गबू आरे बालों की सी महक, दूध की कंचाइंद शरीर के रस की मीठी और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मीठा हुआ सा आभास। यानी एक बच्चों की तरह उसका जो है मुख दिख रहा है, माथा दिख रहा है, और छोटे छोटे जो बाल थे, उन बालों पर जो सिंदूर लगाया करती थी, और वो सिंदूर मिट जाने के बाद भी वह उसका जो वहाँ पर सिंदूर मिट जाता है, निकल जाता है, फिर भी वह लगाया हुआ सिंदूर की जो निशान है, वह दिखाई दे रहे थे वहाँ। नन्हे नन्हे निर्द्वंद्व सोए पलक, और उसकी मासूम सी कांटे, यानी जो पलके जो थे वह सोए हुए तरह बौरोनिया, और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय। फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, यानी चंदा के ओठ कैसे फूल की पंखुड़ी जैसे, उन पर पड़ी जिसमें अछूती रेखाएं जिसमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता ममता सी छा गई, यानी यह सब कुछ देखकर जगपति की आंखों के सामने ममता सी छा गई। स्नेह आने लगा, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया। यानी उसको देखा, उसके चेहरे को, और मुख से अस्फुट होकर शब्द निकल गया, कौन सा, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। यानी उसे लगा कि कोई जो शिशु है, बच्चा है, वह गोद में आने के लिए छटपटाकर छटपट कर रहा था, लेकिन गोद में लिया नहीं है, और वह निराश होकर सो गया। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर, यानी दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लिया। यानी दोनों हथेलियों को पसारा और अपने सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी अंगुलियों से टकराई। यानी अपनी बाहों में भर लेना चाहा उसके सिर को, लेकिन उतने में कोई कठोर चीज़ जो है उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश आया, यानी होश में आया, यानी जैसे ही वो कठोर चीज़ हाथ से टकराई कि वह होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला, यानी बड़े सहारे से चंदा के सिर के नीचे टटोला, यानी जो कठोर चीज़ क्या है वहाँ। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह वही जमीन पर बैठ गया, यानी एक वह हाथ में आ बंधा रुमाल में बंधा हाथ में आ गया, और वह देखा और खुद को संयत करते हुए जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया।
चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। यानी वो रुमाल में क्या था कि चंदा ने जो कहा था कि मैंने बच्चन सिंह को वह दिया था, दिए हैं कड़े दवाई लाने के लिए, लेकिन वह तो नहीं, वो तो देने गई थी लेकिन बच्चन सिंह ने लौटा दिए हैं। तो वह जो देखा वो दोनों कड़े रुमाल में बंधे हुए, वो देख कर वहाँ ये गया। दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। यानी सब कुछ देखा और तिलमिला उठा, अंदर से टूट गया। एक कड़े तो चंदा चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक उसने तो कहा कहा था, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे। यानी वो कहती कि वो दवाई, वो टॉनिक, ताकत की, एनर्जी के टॉनिक ये जो है, वह कहती थी कि किसी की मेहरबानी नहीं है, ये मैंने बेच कर दिए थे, ऐसा वह कह रही थी। उसका गला पूरी तरह सूख गया। यानी जगपति का गला जो है पूरी तरह से सूख गया। जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझकोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। यानी कहाँ उसको लग रहा था कि चंदा को उठाए, झकझकोराए, गुस्सा करे, लेकिन पूरी शक्ति जो है बह गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेट कर उसकी खाट के कोने पर रख दिए। यानी वह कड़े जो है उसने खुद को संभाला, संयत हुआ मतलब खुद को संभाला, और वह कड़े जो है उसी प्रकार रुमाल में लपेट कर खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाट पकड़ कर लुढ़ गया। यानी बड़ी मुश्किल से अपनी अपनी खाट पर जाकर सो गया। चंदा झूठ बोली। यानी वो कहता है कि चंदा झूठ बोली। क्या झूठ बोली? कि वो उसने कहा था कि जो ताकत की दवाई है वह लाने के लिए कड़े बेचे हैं, लेकिन झूठ बोली। पर क्यों झूठ बोली? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुरावा क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। यानी वो सोचते सोचते उसका दिल जो है भारी हो गया था। फिर उसे लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है। यानी फिर लगा कि उसका शरीर जो है सिमटता जा रहा है जगपति का, और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया। नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भड़कने वाले तिनके सा। यानी केवल एक हवा के झोंके से उड़ने जैसा वह बन गया, हल्का। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे। यानी उस रात के बाद जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर वह बेचूं और बेचकर कुछ छोटा मोटा जो है कारोबार या व्यापार प्रारंभ करूं। क्योंकि नौकरी छूट गई थी, क्योंकि नौकरी जो है छूट गई थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहिम रख लिया था। वह यानी इतने दिन वह अस्पताल में था, तो उसने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद दूसरा मुहिम जो है रख लिया था। वह रोज़ यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। यानी वह सोचता था कि मैं चंदा से कड़े मांगू, लेकिन जब भी चंदा उसके सामने आती तो वह असहाय हो जाता था। सोचता था कि कैसे कड़े मांगू मैं चंदा से। सोचता था कि कैसे कड़े मांगू मैं चंदा से। ये कुत्ता भी क्या भूक रहा है इधर। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। यानी वो क्या कहता है, उसको लगता है कि चंदा से यदि मैं कड़े मांगू तो उसे अपने पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। यानी मातृत्व जो है भगवान ने पहले से ही छीन लिया था। अब मैं कड़े मांग कर उसका पत्नीत्व तो भी छीनना चाहता हूँ। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी। यानी वह मैं कड़े मांगू तो चंदा जो है क्या रह जाएगी, यह वह सोचता रहा। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। यानी एक स्त्री से, कोई स्त्री है और उस स्त्री के जीवन से एक स्त्री, एक कुत्ता क्या भौंक रहा है रे। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता क्या। यानी कोई स्त्री है और उसके जीवन से स्त्रीत्व यानी स्त्रीपन छीन लिया, पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे। उसके
उससे दूसरी आँख की रोशनी कैसे माँग ले, यानी उसकी दूसरी आँख की रोशनी जो है वह कैसे माँग ले। फिर भी तो नितांत आंधी हो जाएगी, और उन कड़ों कड़ों को माँगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढाँपेगी, यानी कैसे वह माँगूँगा तो कैसे वो करेगी। और वह उन्हीं ख़्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर-उधर की टोह में घूमता रहा, यानी सुबह से शाम तक उसी ख़्यालों में वह सोचता है, घूमता है। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर, यानी किसी से उधार ले ले तो किस संपत्ति पर, और देने वाला भी उसके सामने उसके पास क्या है यह देखेगा। क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे देगा। और मोहल्ले के लोग लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, यानी मोहल्ले के लोग जो है एक एक चीज़ पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदते वक्त, यानी कोई सामान खरीदते समय भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं, यानी भाव में कोई, समझो यहाँ पर कोई चीज़ 12 रुपये में मिल रही है, और एक 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर वही चीज़ 10 रुपये में है, तो वो 10 रुपये वहाँ पैदल जाकर 10 रुपये में खरीदेंगे और वह पैसा बचाएँगे। एक-एक पैसे की मामले की पुड़िया बँधवा कर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक-आध पैसा उधार बीनते करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई चोखे वाला फँस गया तो दो दो पैसे की चीज़ को लड़-झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बँधवाते हैं। यानी कोई, समझो 1 किलो चावल लेने हैं या 1 किलो कोई चीज़ लेनी है, तो को ज़्यादा आ जाए, इसलिए वो 2 जगहों पर उसे बँधवाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फँस गया, यानी जो सामान बेचने वाला, दो दो पैसे की चीज़ को लड़-झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा आने की नीयत से जगह-जगह बँधवाते हैं। भाव के ज़रा से फ़र्क पर घंटों बहस करते हैं, यानी थोड़ा-सा भाव कम करने के लिए घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं, यानी शाम के समय में जब तरकारी दिन भर बिकती है और शाम में जो भी बचा होता है थोड़ी सस्ती मिलती है, तो ले आते हैं। ऐसे लोगों से किस मुँह से माँग कर वह उसकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुँचा, यानी उस दिन शाम को जब ऐसे सोचते-सोचते जगपति घर पहुँचा, तो बरोठों में एक साइकिल रखी नज़र आई, यानी वहाँ पर आंगन में एक साइकिल रखी हुई एहसास पर नज़र आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह अंग-तुका की कल्पना न कर पाया, यानी दिमाग पर जोर जोर लगाया कि किसकी साइकिल हो सकती है, फिर भी वह कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुँचा, तो सहसा हँसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया, यानी जैसे ही वो भीतर वाले घर पे गया, के दरवाजे पे गया, तो एक हँसी की आवाज़ आई, और वो हँसी की आवाज़ आते ही वह ठिठक गया। उस हँसी में एक अजीब-सा उन्माद था, और उसके बाद चंदा का शोर, यानी एक हँसी में एक उन्माद का शोर था, और वह सुनते ही उतने में चंदा की आवाज़ आई। क्या आई? "अब आते ही होंगे, बैठिए न 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए, और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन-दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके।" यानी इत इतने में चंदा का शोर आता है कि आते ही होंगे अभी, यानी वो जगपति को बता रही है। जगपति को नहीं, बच्चन सिंह को बता रही है कि जगपति जो है आते ही होंगे अभी। बैठिए न 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए, और उन्हें समझाते जाइए। ऐसा वो बच्चन सिंह से चंदा जो है कह रही है। समझा कर चाहिए कि अभी जो है तंदुरुस्ती नहीं हुई है ज़्यादा, जो दिन-दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके ऐसी। हाँ भाई, कमज़ोरी इतनी जल्द नहीं मिट सकती, ख़्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएँगे। कोई पुरुष शोर था, यानी वह कोई पुरुष शोर था, कोई पुरुष बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कमज़ोरी इतनी जल्द नहीं मिट सकती, ख़्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएँगे। ये कोई पुरुष का, कोई आदमी का शोर था। जगपति असमंजस में पड़ गया, वह एकदम भीतर घुस गया, यानी जगपति एक असमंजस में पड़ गया। कौन है? क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? ऐसा वो सोच रहा है, और इतने में वह भीतर घुस आए। इससे क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो बाहर जा रहे थे, यानी इसमें क्या हर्ज है, यानी देखो इसमें क्या हर्ज है? जब उसने पैर उठाए तो वह बाहर जा रहे थे। बाहर बरोटे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई, वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया,
अरे चंदा यानी खुद के ही घर में कितना डर कर जा रहा है, और वो साइकिल को पकड़ा संयत हुआ और वो आवाज़ दे रहा है कि अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है, कौन मेहरबान है। यानी कह रहा है कि चिल्ला रहा है, आवाज़ लगा रहा है कि अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है, कौन मेहरबान आया है। चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, यानी चंदा जैसे कमरे से बाहर आई और कोई खुशखबरी सुना रही है, ऐसी बता रही कि अपने कंपाउंडर साहब आए आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। यानी कहती है कि आज जो है कंपाउंडर साहब आए हैं और तुम्हें घर का पता खोजते खोजते आज उनको मिला है और तुम्हारा इंतज़ार में बैठे हैं तुम्हारे। कौन बच्चन सिंह है, यानी जगपति कहते हैं कौन बच्चन सिंह है, अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन कहता जगपति पास पहुँचा। यानी इतना है, जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। यानी बातें करने में इतना मग्न हो गया कि जो भी परिस्थिति है वह स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। यानी जब फिर आऊँगा, बच्चन सिंह ने कहा और वो चला गया और फिर जगपति के सामने बात शुरू की चंदा ने अपनेपन से। क्या जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, यानी क्या बात कर ली कि जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। फिर जगपति पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी। जगपति ने पूछा, यानी चंदा कहती कि जाने कैसे कैसे आदमी होती है। फिर ज- जगपति पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, यानी क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी। जगपति ने पूछा, इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहने से न रहते घुस कर बैठ सकते हो। यानी वो क्या कहती है चंदा अपनी पत्नी जगपति को कि इतनी सी छोटी जान पहचान, केवल अस्पताल में मिले थे और इतनी सी छोटी जान पहचान में, यानी इतनी सी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर, यानी तुम मर्दों के घर न रहते हो, यानी किसी घर में पुरुष नहीं है और तुम उस घर में जाकर बैठ सकते हो क्या। तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे, यानी तुम तो उल्टे पैर जो है लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। यानी फिर वह जगपति बोलता है कि बच्चन सिंह अपनी अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह ही अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। यानी चंदा क्या कहती है कि होगा, होगा, पर कहते कहते, वैसे कहते कहते होगा और रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा। यानी बच्चन सिंह कहता है कि उससे कुछ फ़ायदा, कुछ मदद पा सकते हैं, उसे दिया भी जाएगा, यानी कुछ पा लिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। यानी दीवार की तरफ देखकर कहा और चंदा जो है उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। यानी उस दिन से जगपति जो है रोज बच्चन सिंह जो है जगपति के घर रोज आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहा, यानी जगपति भी उसके साथ इधर उधर घूमता रहा। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। एक मिनट। यानी जब तक जगपति जो है उसके बच्चन सिंह के साथ जगपति रहता, यहाँ वहाँ घूमता, तब एक अजीब सी घुटन जो है उसके दिल में बांधे बांधे रहती थी और तभी जीवन की तमाम विषमताएं जो है उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती थी। आखिर वहाँ सोए एक आदमी है बेकार, यानी जगपति क्या है, सोए एक आदमी है बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं, वह भूखों नहीं मर रहा है। यानी वह एक बेरोजगार है और वह पेट पालने की, यानी वह पेट पाल रहा है, भूखा नहीं मर रहा है। मर रहा है, जाड़े में काँप नहीं रहा है, यानी जाड़े में काँप नहीं रहा है, घर है, चादर है, सब है। पर उसके दो हाथ पैर है, शरीर का पिंजरा है, जो कुछ मांगता है कुछ, और वह सोचता यह कुछ क्या है, सुख शायद, हाँ, नहीं तो वह दुख में भी जीने, यानी वह दुख में भी जी सकने का आदी है। अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है जो फिर वासना
शायद हाँ, नहीं। यानी फिर कहता है कि शायद वासना होगी और कहता है कि नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है, यानी वासना को भी मिटा है चंदा के शरीर को देखकर। तो फिर धन, शायद हाँ। तो कहता है कि मेरे अंदर की जो बेचैनी है वो क्या है? धन है। शायद हाँ, नहीं। फिर कहता है कि धन भी नहीं है। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया, यानी धन भी उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या, यानी फिर कौन सी चीज़ होती हो सकती है कि मुझे असमंजस में बार बार डाल रही है? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम। हाँ, यानी शायद काम यानी रोजगार। यही, बिल्कुल यही। वही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, यानी उसे केवल काम चाहिए, हाथों को रोजगार चाहिए, उसके करने के लिए कुछ चाहिए। यह तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ, यानी वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं, यानी केवल जबान चलाई और हुक्म किया और जो पाया, ऐसे घर में वह पैदा नहीं हुआ। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं, यानी वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ कि केवल मांग कर लोग जीते हैं, मांगकर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। यानी वह जगपति ऐसे घर में जन्मा है जहाँ केवल काम करके जिया जाता है, सिर्फ काम करना जानता है, काम, केवल काम ही चाहता है और कुछ नहीं। और एक दिन उसकी काम-धाम की समस्या भी हल हो गई, यानी एक दिन जो है काम-धाम करने की जो समस्या थी, हाथ को काम चाहिए था, वह भी समस्या जो है हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, यानी तालाब वाले ऊंचे मैदान में दक्षिण ओर की ओर, यानी दक्षिण दिशा की ओर जगपति की लकड़ी का जो टाल टाल खुल गई, मतलब लकड़ी का व्यापार बोल्ट तक टंगा गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूंजन भी हो गया, यानी जहाँ पर स्टॉल खोलने वाला था वहाँ पर लक्ष्मी पूंजन भी हो गया, भूमि पूंजन, और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी, यानी लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पहरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया, यानी गांव के लोगों से। गाड़ी एक ओर रखी गई। चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। दो तीन गाड़ियों का सौदा सौदा करके टाल चालू कर दिया, यानी दो तीन गाड़ियाँ लकड़ी खरीद कर टाल जो है चालू कर दिया। भविष्य में वह 100 पेड़ खरीद कर कटवाने का तय किया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, यानी छोटे से वह कारोबार कैसे बढ़ेगा इसकी भी योजना बनाई। चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा, यानी बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी कारोबार में लग जाएगा। और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है, यानी महसूस किया कि वो बच्चन सिंह भी इसी तरह काम में यहाँ पर लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार है, यानी जो भी कुछ समय के लिए मित्र, कुछ समय के लिए पति, ऐसा करके बाकी समय में केवल वह काम ही चाहता है, और कामदार आदमी था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे क- तखत पर वह गला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों के लुढ़का हुआ देखता, यानी वह उस कटे हुए पेड़ के बूंदों को, लकड़ी को देखता, तो एक एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया, यानी उसको लगता है कि कोई शरीर जो है टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, यानी फिर कुल्हाड़ियाँ चलेगी और फिर वह टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा।
तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक तौल कर बेच दिया जाएगा, यानी किसी कोई पैसे वाले के हाथ तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती है, यानी तब जो है उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ का पेड़ है उस पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिर्द गिद्ध पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठ जाती है, यानी उस ताड़ के पेड़ पर जो सुर्ख लाल सुर्ख जो है गिद्ध है और उसकी गर्दन लाल सुर्ख है, और फड़फड़ाते और कुछ देर तक खामोश बैठते रहते। ताड़ का काला काला गड़रेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्साय कांपती भारीहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाटियों के पहियों की पटी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खर खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीलिक, यानी बगल वाली कच्ची पगडंडी है जाने का रास्ता है, वहां से कोई गुजर कर टीली के ढलान से तालाब की नीचाई में उतर जाता है, यानी उतने में, जिसके गले में पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रोनते हुए दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती है, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता है, यानी जैसे ही अंधेरा होता वह लालटेन जलाता और वह खंभे में टांग देता। और उसके थोड़ी देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता है, यानी उतने में जब अस्पताल से जो सड़क आती है उससे वह काले धब्बे की तरह बच्चन सिंह आता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकर धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो उसे बहुत विशाल सा लगने लगता है, यानी जैसे ही बच्चन सिंह के सामने जगपति खड़े होता तो उसको बहुत विशाल सा लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता है, यानी बच्चन सिंह के सामने जगपति को खुद का अस्तित्व डूब रहा है ऐसा लगता था। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते, यानी एक आध बिक्री की बातें होती थी और फिर घर की ओर जाते थे। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, यानी घर जाने के बाद भी कुछ देर रुकता था, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती, यानी कोई मौका मिलता तो बच्चन सिंह और जगपति साथ में ही भोजन करते। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती, यानी चंदा सामने बैठकर दोनों को खाना जो है परोसती खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, यानी बच्चन सिंह जो है बोलता जाता था, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बाहर है, और तरकारी का स्वाद भी न मरा, यानी मसाला भी ऐसा पड़ा है कि तरकारी का स्वाद भी नहीं मरा। होटलों में या तो मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह क्या बात है अंदाज की, यानी बच्चन सिंह जो है चंदा की खाना बनाने की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये पति होकर तारीफ नहीं कर रहा है यहाँ पर। यानी एक बात याद रखिए, ये पूछा जाएगा होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह क्या बात है अंदाज की, ये कहाँ का कथन है पूछा जाएगा तो यह बच्चन सिंह का कथन है राजा निर्बंसिया कहानी का, याद रखना। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, यानी चंदा जो है बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, यानी जब तक प्याज का प्याज का भुना घी न मिले तब तक इनका पेट नहीं भरता, ऐसा वह इसको कहती है जगपति को, और वह है कि तारीफ करता जाता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया, यानी कुछ सिरका मिल गया तो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि यह इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद नहीं आती। आप मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, यानी आप मुझे कोई कहे, चंदा कहती है कि कोई पतली रोटी बनाओ तो मुझसे बनती ही नहीं। आदत पड़ गई है, यानी आदत पड़ गई है जाड़े रोटी बनाकर, फिर मन नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती, यानी वह चंदा की आंखें जो है बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती, बच्चन सिंह को ही देखती रहती। पति के यानी जगपति के इस पर क्या है, थाली में क्या है क्या नहीं, ये नहीं देखती।
रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई हुई तो भी एक चमचा और परोस दी। और जगपति सिर झुकाए खाता रहता, यानी वो क्या कमी है क्या नहीं है ये सब कुछ बच्चन सिंह की तरफ थाली में देख रही है चंदा, लेकिन जगपति सिर झुकाए खाता रहता है, उसकी तरफ नहीं देख रही है। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता है, यानी सिर्फ अ, यानी बच्चन सिंह और चंदा संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सिर झुकाए ही खाना खा रहा है कौन, जगपति। और वो सिर्फ एक गिलास पानी मांगता है, और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, यानी पानी देने से पहले कहती कि अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं, यानी पानी देने से पहले कहती कि अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है। कहते कहते वह पानी दे देती, और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वहाँ खामोशी की चोट उसे पीड़ा दे जाती, यानी न जाने वो खामोशी उसके अंदर आ जाती और वह बड़ी पीड़ा दे जाती, यातना दे जाती। वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी, यानी फिर चंदा खामोश हो जाती है और कहती कि मेहमान तो यह नहीं है, मांग भी ले सकते हैं। और फिर सोचते हैं कि भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर, यानी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस देखने को मिलता है। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता है, यानी जगपति खाना खाता और वो टॉल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता, यानी जैसे ही उस टाल पर जाता था लकड़ी के और वहाँ पर लेटता था तो वह उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते, यानी तरह तरह के दुख जो है वह सब मिलकर दर्द उत्पन्न करते थे। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी, जब सभी नसें चटकती तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। यानी कोई एक जगह पर दर्द होता है, पैर में होता है, तो वो कुछ उसको दबा सकता है, सहला सकता है, लेकिन पैर में भी दर्द हो रहा है, हाथ में भी हो रहा है, गले में भी हो रहा है, पीठ में भी हो रहा है, सिर में भी हो रहा है, यानी एक अकेला हाथ कहाँ कहाँ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, यानी कब्र है वहाँ पर कांटे का वह बबूल का पेड़ है, और वहाँ पर उस सवेरे सवेरे एक लिहाज से आकर एक औरत महिला जो है बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती। कौन से फूल? बेला और चमेली के। घूम घूम कर उसके फेरे लेती, यानी घूम घूम कर उस कब्र के फेरे लेती। माथा टेक कर कुछ कदम उदासी सी चलकर एकदम तेज से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, यानी सुबह आती शाम को आती। एक दिया बारती, और अगर किसी अगर किसी बत्तियाँ जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती, तो दिए की लो कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, यानी वह जाने के बाद कभी दिया जो है जल जाता, बुझ जाता था, लेकिन वह पीछे आकर आती नहीं थी, आगे बढ़ती थी। पहले धीमे थके उदास से, और फिर तेज से सदे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साय साय करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकल कर लिपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते, यानी तभी वो जो ताड़ के पेड़ पर बैठ लाल गर्दन के जो गिद्ध है वह मनुष्य आवाज निकाल कर किलबिला उठते। ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते, यानी ताड़ के पत्तों की आवाज। जगपति का बदन कांप जाता, और वह भटकती रूह जिंदा करने के लिए जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साए तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल से मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते, यानी जो लकड़हारे लकड़ी काटने वाले वह सुबह ही तड़के ही, यानी मतलब सुबह आ जाते। तब जगपति कंबल लपटे घर की ओर चला जाता, यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है तब वह कंबल लपटे घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे, यानी यहाँ पर फिर से पौराणिक कहानी प्रारंभ होती है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, यानी राजा जो है रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि
सड़क पर झाड़ू लगाने वाली, यानी जैसे ही वह निकल कर आए महल के बाहर घूमने के लिए, सड़क पर झाड़ू झाड़ू लगाने वाली महत रानी उन्हें देखती ही अपना झाड़ू पंजा फटक कर माथा पीटने लगी, यानी और जैसे ही वह राजा घूमने आए, जो महत रानी है, महत रानी झाड़ू लगा रही है और वो झाड़ू फेंक कर, झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा नीलबंसिया का मुंह देखा। यानी क्या कहने लगी महित रानी कि हाय राम, आज राजा नीलबंसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़ेगी। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैर महल को लौट गया। यानी यानी वह राजा को इतना दुख हुआ कि यह सुनकर कि आज वो महितरानी कहती कि आज सुबह ही मैंने राजा नीलबंसिया का मुख देखा है, न जाने कौन सी विपत्ति आ जाएगी। यह राजा ने सुना और दुख हुआ और वो उल्टे पैर महल लौट गया। मंत्री को हुक्म दिया कि उस महितरानी का घर नाज से भर दे, यानी मंत्री को हुक्म दिया कि उस महितरानी का घर जो है नाज से अनाज से भर दे। और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए, यानी जो भी राजकीय पोशाक था वह उसने उतार दिया, त्याग दिया और जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। यानी उसी रात रानी को, कल की रात रानी को एक सपना आया कि तेरी जो मनोकामना पूरी होने वाली है, यानी तुझे बच्चा होने वाला है। रानी बहुत पछता रही थी, यानी रानी जो है पछता रही थी, राजा तो नहीं है लेकिन बच्चा कैसे होगा। और फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहाँ वह टिके हुए, यानी रानी जो है राजा को खोजते खोजते चली गई और जहाँ पर राजा गए थे, ठहरे हुए थे, वहाँ गई। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारन बनकर राजा के पास रात में पहुंची, यानी रानी जो है सेवा करने वाली भटियारन बनकर राजा के पास पहुंची। रात भर उसके साथ रही, यानी रात भर उसके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। यानी सुबह राजा जगने से पहले ही वहाँ से वह महल आ गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चल गए, यानी राजा सुबह उठा और दूसरे देश में चल दिया। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई, यानी 2 दिन में भी राजा निकल गया है, ऐसी खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेह की तरह यह खबर बरस बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। यानी फिर आधुनिक काल में क्या हुआ, पूरे घर में, पूरे घर आंगन मोहल्ले में खबर फैल गई कि चंदा को जो है बच्चा हो रहा है या चंदा को बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजाज लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी, यानी यानी विस्तारित नेत्रों से खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच टोल टोल मनकर पकड़ कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहियों को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मगलूजी कमीज की आस्तीनों चढ़ाते हुए सुना। ये भी पूछा जा सकता है। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों को जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे शोर में सुनाया, यानी चाची ने भेद भरे शोर ने औरों को सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में। यानी चाची सुना रही है औरों को क्या, कि आज शादी को 6 साल हो गए हैं, बाल नहीं, कोई बच्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं, लेकिन आज 6 साल बाद बच्चा हो रहा है। न जाने किसका पाप पेट में पल रहा है, किसका होगा सिवा उस मुँह टंडे कंपाउंडर के, यानी किसका होगा, वो कंपाउंडर का ही होगा, ऐसा वो कह रही है। न जाने कहाँ से कुलक्षणी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक तब नहीं देख पाए, यानी किसी गैर पुरुष की परछाई तक नहीं देख पाए। लेकिन ये कुलक्षणी कहाँ से आई। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यानी यहाँ के जो मर्द हैं इस मोहल्ले के, केवल घर की स्त्री को ही जानते हैं, बाजू के घर में या पड़ोसी के घर में कितनी स्त्रियां हैं पता तक नहीं है। यह कहते कहते उसका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देविया की तरह गंभीर बनी। अपनी पति पवित्रता की महानता
के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। यानी अपनी आप खुद पतिव्रता है, पवित्र है, ऐसा वह समझकर वह वहाँ से चली गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया। यानी ये खबर फैलने से पहले ही, पता होने से पहले ही जगपति जो है टाल पर चला गया। पर सुनी उसने भी आज ही थी, यानी आज ही उसको भी पता चला। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा। यानी दिन भर तख्त पर पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियाँ चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, यानी अच्छी तरह अंधेरा हो गया, वो हिंसक पशु की भांति उठा। यानी जैसे ही अंधेरा हुआ और फिर वो हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटाई मुट्ठी बांध कर बाह का जोर देखा, तो नसें तनी, यानी जोर देखा और नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। यानी मजबूत कदम बनाए और घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, यानी मैदान खत्म हुआ। कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, यानी सड़क भी खत्म हुई। गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया। यानी गली आई और गली के अंधेरे में जाते हुए वो सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे में हिराकत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें उसने घुसने में उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा, यानी पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चारों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर के भीतर देहरी तक पहुंच गया। यानी किसी तरह वो घर तक पहुंच गया। दाई ओर की रसोई वाली दहलीज में कुपी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। यानी वहाँ पर चंदा जो है अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके आकाश को देखते देखते सो गई थी। कुपी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था। यानी जो कुपी का प्रकाश था वो आधे चेहरे पर ही पड़ रहा था। आधा चेहरा गहन अकालिमा में डूबा अदृश्य था। यानी आधा चेहरा अंधेरे में था और आधा चेहरा उजाले में। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। यानी चंदा के चेहरे पर नारीत्व की जो प्रौढ़ता है आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख, जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किए। यानी कोई फूल पेड़ से तोड़ा हुआ है और वह पानी में डालकर ताज़ा रखा हुआ है, उसी प्रकार चंदा का चेहरा दिख रहा था, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी, जो सूजा सा, यानी पैरों पर निगाह पड़ी और वो पैर सूजे थे। एड़िया भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले। यानी उसके दिल उसको लगा कि आगे बढ़ूँ और चंदा को उठाऊँ। अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दूँ। यानी उसके हाथों को, उसके शरीर को छूकर सारा जो भी कलुष है, जो भी कलश है, कलंक है, वह लगा हुआ पोंछ दूँ। उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपा कर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई। चंदा, यह शाप तो अमिट था। यानी चंदा का ये शाप जो था अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। यानी तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। यानी जगपति को सामने देखा और एकदम नंगी हो गई हो, ऐसा देखा। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए। यानी लज्जित हुई और अपने पैर जो है समेट लिए। घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौकट से सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई, यानी वो कमरे में देखने लगा तो लगा कि पराये शोर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। यानी पराये शोर यहाँ पर गूंज रहे हैं और उसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति पर पदभ्रष्ट
शक्लें पर आकारहीन यानी शक्लें थी आकारहीन थी। खाना खा लेते यानी चंदा कहती कि खाना खा लेते। चंदा का शोर कानों में पड़ा यानी चंदा का शोर कानों में पड़ा कि खाना खा लेते। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो यानी जैसे अनजाने में उठ बैठा जैसे खाना खाने के लिए तैयार हो बैठा है। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कोर नीचे नहीं सरक रहा था यानी खाने को बैठा लेकिन वह निवाला जो है नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गाँव जाना चाहती हूँ यानी शब्दों में कहा चंदा ने कि कल मैं गाँव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था बोला अच्छा यानी पहले से पता है उसको कि चंदा जा रही है। ऐसे वह बोला कि अच्छा। चंदा फिर बोली, मैं बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं यानी बहुत दिन पहले मैंने चिट्ठी डाली थी घर पे कि भैया जो है कल मुझे लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला यानी जगपति डूबा डूबा बोला कि ठीक है। चंदा का बांध टूट गया और वह वही घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी यानी उतने में वह रो रही थी। बांध टूट पड़ा। न उठ सकी न हिल सकी यानी न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फटके और क्रोध से ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा यानी क्रोध फूट रहा है फिर भी दबा रहा है फिर भी वो फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले यानी जब जब उस दिन तुमको नहीं यानी उसके कहने का मतलब है कि जब तुमने ये किया तब तुमने सोचा नहीं था। तब तब की बात झूठ है यानी तब तब की बात जो है झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आज सुलगता पड़ा यानी जब तुमने मुझे बेच दिया यानी मुझे ये अपना टॉल खोलने के लिए जब जगपति से बच्चन सिंह से पैसे लिए तब तुमने मुझे बेच दिया। ऐसा कहते हुए वह कनपटी पर एक चाटा मारा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई यानी रात भर वह अंधेरे कमरे में रहा और वह दूसरे दिन जो है चंदा गांव छोड़कर चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता है यानी जगपति पूरी रात दिन जो है टाल पर ही रहता। उसी बिराने में तालाब के बगल कब्र बबुल और ताड़ के पड़ोस में यानी क्या है तालाब के बगल यानी तालाब के बगल में कब्र और कब्र है बबूल है और ताड़ के पड़ोस में पर मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वही रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए यानी उसका दिल होता कि कहीं निकल जाए पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर दी गई थी। चाहने पर भी वह न जा पाता। हिकारत भरी नजरें सहता पर वही पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रह गया यानी काफ़ी दिनों तक वह नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लटकती कटाने चला गया यानी वह टॉल पर ताला लगाया और नज़दीक के गांव में वह लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया यानी उसको लग रहा था कि अब मैं पंगु हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लंगड़ा एक रेंगता कीड़ा यानी बिल्कुल लंगड़ा एक विकलांग हो गया है जिसके न आँख है न कान है न मन है न इच्छा है। न आँख है न कान है न मन है और ना ही इच्छा है। वह उस बाग में पहुंच गया जहाँ खरीदे पेड़ कटने थे यानी वह उस बाग में पहुंच गया जहाँ खरीदे हुए पेड़ थे और कटवाने थे। आरे वाले ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा यानी आरे वाले ने पतले पेड़ पर आरा रखा काटने के लिए और कर कर का आवाज़ शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी यानी बन्ने और शकुरे कौन है, वह पेड़ काटने वाले हैं कि वह दूसरे पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार कर रहे हैं। और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ एक कुल्हाड़ी पकड़ी तो पूरा पेड़ थर जाता है यानी ये कुल्हाड़ी पर जो एक बूंदे पर कुल्हाड़ मारती तो पूरा पेड़ जो है थरा जाता था। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता यानी जैसे पेड़ कांप उठता था वैसे उसका शरीर भी जगपति का कांप उठता था। चंदा ने कहा था, लेकिन जब जब तुमने मुझे बेच दिया यानी चंदा ने कहा था
लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, यानी चंदा ने क्या कहा था कि तुमने मुझे बेच दिया, कि किस लिए, कि वो टाल शुरू करने के लिए बच्चन सिंह से पैसे लिए थे। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए लिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ, यानी जो बच्चन सिंह ने टाल शुरू करने के लिए पैसे दिए थे उसका ब्याज चंदा से उसने ले लिया? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आँच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? शकुरे बाग से लगे दड़े पर किसी ने आवाज़ लगाई, यानी शकुरे कहकर किसी ने आवाज़ लगाई। शकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाक लगाई, यानी शकुरे ने कुल्हाड़ी रोकी और हाक लगाई। कोने के खेत से लीक बनती है, ज़रा मेड़ मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी, यानी ज़रा मेड़ मारकर नंगा गाड़ी ला। शकुरे, नंगा, ये जो है ये इसके ही इस कहानी के ही पात्र है, याद रखना, पूछा जा सकता है। जगपति का ध्यान भंग हुआ, यानी जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियाँ लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची, यानी दो भैंसा गाड़ी लकड़ी भरने के लिए आ गई। शकुरी ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, यानी एक गाड़ी की भर्ती जो है हो गई है, बल्कि डेढ़ का। अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दे, यानी बाकी का। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकुरी ने इशारा किया था, यानी शकुरी जो पेड़ काटना चाहता था, इशारा किया था, उस पेड़ की ओर देखा। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, यानी पेड़ हरा भरा था, हरी पत्तियां थी, तो वह जगपति बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। यानी जगपति क्या बोलता है कि ये तो हरा पेड़ है, अभी इसको छोड़ दो। हरा होने से क्या, यानी शकुली क्या कहता है, हरा होने से क्या, अखड़ अखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। शकुली ने पेड़ की ओर देखते हुए उन्मादी अंदाज से कहा, यानी शकुली ने क्या कहा, हरा है तो क्या हुआ, अखट तो गया है, न फूल है न फल है, जो भी वहाँ हरी पत्तियाँ है वह भी कुछ दिनों के बाद झड़ जाएगी। और वो शकुनी ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा, यानी जगपति ने कहा कि जैसे तुम ठीक समझो वैसे, और उठकर मेड़ मेड़ पके हुए पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियाँ भरकर तैयार हुई, यानी दोपहर ढलते ही गाड़ियाँ भरकर जो है तैयार हो गई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उसके साथ आना पड़ा, यानी जगपति उसके साथ गया। गाड़ियाँ लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा, यानी फिर से क्या हुआ, फिर से वो पौराणिक कहानी। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर देश की ओर लौटे, यानी कई दिनों के बाद परदेश से बहुत सारा धन जो है राजा ने कमाया और गाड़ी में लाद कर ला रहे हैं। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया, यानी उसका जो पहिया जो है, उस गाड़ी का जो धन ला रहे थे पैसा, वो वहाँ पर उलझ गया झाड़ी में। अ, हर तरह की कोशिश की, यानी हर तरह की पहिया निकालने की कोशिश की, पर पहिया न निकला, यानी पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर अ, उसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। यानी पंडित ने कहा कि कोई संकट के दिन में जो तुलसीराम नहीं, तुलसीदास जो है वह भी संकट के दिन जन्मे हुए थे। हमने पढ़ा है अपना मानस का हंस उपन्यास। तो वो क्या कहता है, किसी पंडित ने बताया कि संकट के दिन जन्मा हुआ बालक यदि घर की सुपारी लाकर उस पहिए को छुआ देगा तो पहिया निकल जाएगा। वही दो बालक खेल रहे थे, यानी वहीं पर दो बालक जो है खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे, यानी वो बालकों ने सुना और कूद कर वहां पर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, यानी वो दो बालक कहने लगे कि हमारी जो पैदाइश है वह संकट के दिन की है, पर सुपारी तब लाएंगे। यानी वो कहती कि सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो, यानी हम घर से सुपारी तब लाएंगे जब तुम यह आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली, यानी राजा ने बात जो है मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, यानी बालक दौड़े दौड़े घर गए। सुपारी लाकर छुआ दी, यानी सुपारी लाकर उस पहिए को छुआ दी। फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी, यानी घर का रास्ता बताते बताते वह महल की तरफ गए और आखिर गाड़ी जो है उन्होंने महल के पास
महल के सामने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ, यानी राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आए। यानी राजा को अचरज हुआ कि हमारे महल में ये दो बालक कहाँ से आ पहुँचे। तो रानी खुशी से अ, बेहाल हो गई, यानी रानी जो है देखकर खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा, यानी राजा ने पहले उन दो बालकों के बारे में पूछा कि ये कहाँ से आए, मैं तो नहीं था। तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत ने राजा को अचरज हुआ और वो बोलने लगा कि यह बालक कहाँ से आए। और यह सुनकर रानी भी दुखी हो गई। गाड़ियाँ जब टाल पर लाकर लगी, यानी इतने में गाड़ियाँ जो है टाल पर लाकर रख दी जगपति ने। जगपति तखत पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया, यानी वह तखत पर बैठ गया। तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, यानी पगडंडी से जा रहे हैं वह मुंशी जो थे वह आया और बताया, उसी अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ। तो पता चला कि 15-20 दिन हुए चंदा को लड़का हुआ है। यानी वह मुंशी जी कहता है कि वसूली के लिए तुम्हारे ससुराल के नज़दीकी गांव में जाना हुआ और वहां जाने के बाद पता चला कि चंदा को लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, यानी मोहल्ले में जो भी सुनी सुनाई बातें थी वह उस पर पर्दा डालते हुए बोले, क्या बोले, भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया। यानी ये मुंशी जी क्या बोलते हैं कि भगवान के देर में अंधेर है, लेकिन दे भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। यानी भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, ये कौन कहता है? ये मुंशी जी ही कहता है जगपति को। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका, यानी गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका। क्यों? क्योंकि पहले यही लोग नाम रख रहे थे, पर वहाँ उसके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेरा दोनों है। यानी जगपति क्या बोला कि देर और अंधेरा दोनों है, ऐसा वो बोला। अंधेर तो सरासर है, तिलिया तिलिया तरीतर है सब। यानी अंधेर तो सरासर है, तिलिया तरीतर है सब। बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, यानी मुंशी जी कहते कहते रुक गए कि बड़े बड़े हार गए हैं। पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी भरी बात है जिसे उसकी गोल होती हुई आंखें समझा देगी। यानी कोई एक भेद भरी बात है, ऐसे वह समझा देगी आंखें, ऐसा वह समझा देगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छा गया, यानी मिनट भर मनहूस सा मौन छा गया। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, यानी उसको तोड़ते हुए, उस मौन को तोड़ते हुए बड़ी दर्द भरी आवाज़ से बोले, सुन तो लिया होगा तुमने, यानी सुन तो लिया होगा तुमने। फिर जगपति क्या कहते हैं, क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसे नाहक पूछा, यानी उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, यानी नज़दीक जाकर कहा, चंदा दूसरे घर बैठ रही है। कोई मधुसूदन है, यानी कौन है? उसका नाम मधुसूदन है, वही का। पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, यानी बच्चा दीवार बना है और वो चाहते तो है कि बच्चा जो है मर जाए तो रास्ता खुले। पर राम जी की मर्जी, सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है, यानी मधुसूदन जो है बच्चे के साथ उसको स्वीकार करने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर थरथराई सी जड़ गई, यानी उसकी सांस जो है गले में अटक कर रह गई और आंखें जो है मुंशी जी की तरफ गड़ी है। मुंशी जी बोले, यानी मुंशी जी बोलते हैं, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, आप काहे का शर्म लिहाज, यानी अदालत से बच्चा जो है तुम्हें मिल सकता है, आप क्यों शर्माते हो? अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा? यानी वो बच्चन सिंह जगपति कहता है कि अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा? हर तरफ तो कर्ज से दबा है, यानी हर तरफ से मैं कर्ज से दबा हूँ। तन तन से मन से पैर से इज्जत से किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं? कहते कहते वह अपने में खो गया। यानी हर तरफ से मैं कर्ज में
डूबा हूँ, तन से, मन से, इज्जत से, बल से। ऐसे वो कहते-कहते पूरी तरह से वह कर्ज़ में डूब गया, ऐसा कह रहा है। और ऐसे कहते-कहते किस प्रकार मैं बाहर निकालूँ, संजोगूँ, सँभालूँ की कोशिश करूँ, कहते-कहते वो खुद में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठे गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ मुंशी जी भी उठे, यानी जब रात हुई तो जगपति के साथ मुंशी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए, यानी कंधे पर हाथ रखकर उसको गली तक ले आए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया, यानी अपना घर आया मुंशी जी का, कोठरी आई और पीठ सहलाए और छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यानी अंधेरे में घर की तरफ ऐसे जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो सोचने देता था और न समझने। जब जब चाची की बैठक के पास गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। यानी जैसे ही वह घर की तरफ जा रहे थे और मन में कुछ ये था, कुछ बोझ था और वह बोझ के साथ वो जा रहे थे। जैसे ही चाची के घर के पास आए और वह एक चाची का शब्द कानों में आ पड़ा कि आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने ज़रा ज़रा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइया बैठक में जमा थी। यानी देखा तो गली की चाची और भौजाइया जो थी वह गली में बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी। पर वह चुपचाप निकल गया, यानी वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ पड़ा। यानी इतने दिनों बाद घर का ताला खोला और अंधेरे में कुछ सूझ पड़ा। तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घुस गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौट आया था, यानी एकाएक वह रात ही उसको याद आई जब अस्पताल से चंदा के साथ वह घर लौटा था। चाची का वह जहर बूझ तीर आ गया राजा निर्बंसिया। यानी चाची ने तब कहा था कि आ गए राजा निर्बंसिया। वह आया अस्पताल से और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। यानी तब जगपति ने भी कहा था कि तुम्हारे यहाँ कभी कुछ नहीं होगा, ये कहा था। और ये वाक्य भी उसको याद आया। और उस रात शिशु चंदा, यानी उस रात जो शिशु चंदा थी वह भी उसको सब याद आ रहा है। चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जानती। ये वह कुछ और जन्म देती लेकिन आदमी का बच्चा न जन्म देती। वह और कुछ जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची बच्ची ही बनी रहती। यानी वो नारी न बनती, केवल बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। यानी वो कहता है कि मेरे जीते जी, यानी पति के रहते हुए दूसरे के घर वह जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। यानी कितने बड़े पाप ने मैंने धकेल दिया है चंदा को, खुद की पत्नी को, और उसे भी कुछ सोचना चाहिए, ऐसा वो कहता है। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। यानी मेरे जीते जी पति के रहते ही पत्नी किसी और के यहाँ जाए या किसी और से शादी करे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं, ऐसा वो सोच रहा है। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है या मुझे जलाने को। यानी इतनी घृणा बर्दाश्त करने के बाद वो जीने को तैयार है या मुझे जलाने को। वह मुझे नीचा समझती है, कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती। यानी मुझे वह नीच समझती है, मुझे एक बार कायर नहीं तो खबर तो कर लेती। बच्चा हुआ है तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है? यानी बच्चा हुआ है पता लगता, एक मुझे खबर तो कर देती, पर कौन है, ऐसा कहाँ है? यानी कहीं न कहीं एक इस पे हम ज़्यादा समीक्षा नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखना। औलाद ही तो स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। ये मेरे ख्याल से अभी दिसंबर में, अभी जो जून में पेपर हुआ उसी में पूछा हुआ है यह। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं, यानी तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह ज़रूर औरत थी, यानी ज़रूर वह औरत थी, स्त्री थी। पर स्वयं स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। यानी वो बच्चा मेरा कोई नहीं है, लेकिन चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, यानी चंदा को ले आता।
फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद्व सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, यानी आज का अंधेरा है, घर में तेल भी नहीं है, दिया जला ले। और फिर किसके लिए कौन जलाए, यानी किसके लिए दिया कौन जलाए। चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था, यानी क्या चंदा के लिए मैं दिया जलाऊं, लेकिन उसको तो बेच दिया। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी, यानी चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता। कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता, यानी कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता था। काम पेड़ कहाँ से कटते। और तब शकुनी के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, यानी इतने में वो सोचते सोचते शकुनी के जो शब्द थे वह उनके कानों में गूंज गए। कौन से शब्द। हरा होने से क्या क्या उखड़ उखड़ तो गया है, यानी हरा होने से क्या है, उखड़ तो गया है। न फूल है न पत्ता फल है, वह सोए भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, यानी वह जगपति भी एक सोए उखड़ा हुआ पत्ता है। न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया, यानी चंदा को केवल चाहता रहा लेकिन उसके दिल में चाहत जगा नहीं पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा पर खुद लेता रहा, यानी कहीं से उधार लेने को चंदा को डांटता रहा लेकिन खुद वह कहीं से उधार लेता रहा। आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वहाँ अकेला है। हर तरफ बोझ है, यानी हर तरफ से बोझ है जिससे उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है। और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा, यानी टटोल टटोल कर घर में पहुंचा। यानी यहाँ पर फिर से पौराणिक कहानी प्रारंभ होती है। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची, यानी रानी जो है अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, यानी रानी जो है अपने अ, कुल देवता के मंदिर में पहुंचे और खुद को सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या की। राजा देखते रह गए, कुल देवता प्रसन्न हुए, यानी राजा देखते रहे, कुल देवता जो है प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्म में शिशुओं में बदल दिया, यानी देवता प्रसन्न हो गए और तत्काल जन्मे हुए अभी अभी जन्मे हुए शिशु शिशु की तरह दोनों बालकों को बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भराया, यानी रानी की छातियों में दूध भराया और उसमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया, यानी राजा को रानी के सतीत्व का सबूत जो है मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ दिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र है। और उस दिन से राजा ने फिर से राज का संभाल लिया, यानी राजा ने रानी के पैर पकड़ लिया और कहा कि तुम देवी हो, तुम पवित्र हो, यह दोनों पुत्र मेरे हैं, ऐसा कहा और फिर से राजकाज जो है संभालने लगा। पर उस रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, यानी उसी दी रात को क्या हुआ, अ, सारा कारोबार जो है त्याग दिया, छोड़ दिया और अफीम और तेल, याद रखना, अफीम और तेल पीकर वह मर गया। क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी, यानी चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी जो खुद को सिद्ध करे। और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार है, यानी बच्चन सिंह जगपति कोई राजा नहीं था तो वह बच्चन सिंह का कंपाउंडर था। नहीं, बच्चन सिंह जो कंपाउंडर था उसका कर्जदार था, यानी बच्चन सिंह किसका कर्जदार था, तो बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था, याद रखना। राजा ने दो बातें की, यानी राजा ने दो बातें की, माँ सुना दी थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, यानी राजा ने दो बातें की, कौन सी। एक तो रानी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और राज के राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, यानी राजा ने दो चीज़ें की, कौन कौन सी। एक तो रानी के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरा काम कौन सा किया, राज के एक नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाया और वह सिक्का चालू किया जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए, यानी सभी को पता चले कि यह राज्य का उत्तराधिकारी है। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, यानी जगपति ने भी मरते वक्त क्या किए, दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम, यानी जगपति ने मरते हुए दो पर्चे छोड़े। किस किस के, एक चंदा के नाम पर और एक कानून के नाम पर छोड़ दिया। चंदा को उसने लिखा था, यानी चंदा को जगपति ने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चों को लेकर चली आना।
अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। यानी अभी 1-2 दिन में मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, यानी मैं बहुत बहुत पहले मर चुका था। बच्चों को लेकर ज़रूर चली आना, यानी बच्चों को लेकर तुम ज़रूर चली आना, ऐसा वो कहता है। कानून को उसने लिखा था, यानी कानून को लिखा था। किसी ने मुझे मारा नहीं, यानी कानून को जो पर्चा लिखा था उसमें लिखा था कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ मेरे ज़हर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, यानी मैं जानता हूँ मेरे ज़हर की पहचान करने के लिए मेरा सीना जो है चीरा जाएगा। मतलब जो पोस्टमार्टम होता है वो है। उससे ज़हर है, यानी उसमें ज़हर है। मैंने अफ़ीम नहीं रुपया खाया, यानी मैंने अफ़ीम नहीं रुपया खाया है। उन रुपयों में कर्ज़ का ज़हर था, यानी उन रुपयों में कर्ज़ का ज़हर था। उसी ने मुझे मारा, यानी रुपयों उस कर्ज़ के ज़हर ने ही मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, यानी मेरी लाश जब तक न जलाई जाए जब तक मेरे बच्चों को लेकर चंदा न आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस, यानी आग जो है बच्चे से दिलवाई जाए बस, यही है। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते। मेरी कहानी भी खत्म हुई, यानी बच्चे माँ जब कहती थी कहानी समाप्त हुई, तब आसपास बैठे हुए बच्चे फूल चढ़ाते थे गौरे पर। और यहाँ पर माँ की भी कहानी समाप्त हुई और लेखक की भी कहानी लिखना यहाँ पर समाप्त हो गई। यहाँ पर ऐसे टिम्ब टिम्ब दिए हैं, मतलब क्या है, बिंदी बिंदी लगाई है, मतलब ये कहानी इसके आगे भी बढ़ सकती थी। तो यहाँ पर इस प्रकार है। तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ये काफ़ी लंबी कहानी है। हमारे पाठ्यक्रम में मेरे ख्याल से एक परिंदे कहानी काफ़ी लंबी है। ये कहानी भी लंबी भी है थोड़ी। कल भी हमने बनाई है एक वीडियो और आज भी। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।